दोस्तों, एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप सिर्फ लेटर्स नहीं देखते हैं। अब यहाँ पर लेटर्स से ये मत समझिए कि आपने अपनी किताबों में कई चिट्ठियाँ छुपा कर रखी हैं। जी, हम उन लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो भले ही आप छुपा कर रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन ये जो एक वर्ड होता है जैसे कि एप्पल, एप्पल में ए पी, ये ए भी लेटर हो गया, पी भी लेटर हो गया, इन लेटर्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए, मजाक मस्ती बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं कि हम सिर्फ वर्ड से लेटर्स नहीं पढ़ते हैं, हम मीनिंग निकालते हैं। जब भी आप किसी दोस्त से बात करते हैं, डरिए मत, गाना नहीं है कोई, बस एक फ्लो है कहने का कि जब भी हम किसी दोस्त से बात करते हैं तो हम सिर्फ उनकी बात सुनते नहीं हैं, उनके जो भी शब्द होते हैं उनके पीछे के इमोशन को भी समझते हैं कि अगर कोई इमोशनल बात है तो आप उस इमोशन को समझते हैं कि हाँ, आपके दोस्त दुखी हैं, तो सिर्फ आप वर्ड्स को वर्ड्स की तरह नहीं देखते, उसके पीछे के सेंस को भी समझते हैं, इमोशन को भी समझते हैं। और ऐसे ही जब हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पहले से याद करके जाते हैं ना, एनालाइज़ करते हैं और फिर लिखते हैं। याद तो क्वेश्चन आंसर करके जाते ही हैं, एग्ज़ाम टाइम पे क्वेश्चन देखते ही एनालाइज करते हैं और फिर उसके एनालिसिस के बारे में आंसर लिखते हैं कि हमें जो भी लगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो उसका आंसर लिख देते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? सिर्फ दिमाग के न्यूरॉन्स का नेटवर्क करते हैं क्या? दिमाग में हमारे न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है ना, तो ये सारे काम कि क्वेश्चंस याद रखना, क्वेश्चन के आंसर्स याद रखना जो भी हम पढ़ के आए हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर कुछ इससे रिलेटेड आए तो आंसर करें, तो ये सिर्फ न्यूरॉन्स का काम है क्या? जवाब है नहीं, ये करता है कॉग्निशन। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा ऑर्गन है, ब्रेन तो सुना था, न्यूरॉन्स सुना था, कॉग्निशन कहाँ से आ गया? तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं आगे कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। और इसी को सिस्टमैटिकली स्टडी करता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। घबराइए मत, समझते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी को भी, कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि ह्यूमन माइंड एक कंप्यूटर की तरह है। जैसे कंप्यूटर इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, वैसे ही हम भी इंफॉर्मेशन को परसीव, इनकोड, स्टोर और रिट्राइव करते हैं। अब ये जो टर्म्स हमने सुने हैं अभी, परसीव, रिट्राइव, इनकोड, स्टोर, इससे डरना नहीं है, बस समझना है ना। अपने माइंड को इमेजिन करिए आप। इसका मतलब मैं सिंपल बताती हूँ कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर है। आपके माइंड के अंदर एक कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही है और वहाँ डिफरेंट फोल्डर्स हैं। जो भी आपके माइंड में मेमोरीज़ हैं वो उन फोल्डर्स में सेव हैं। तो अभी उन मेमोरीज़ में नहीं जाना है, अभी बस इतना समझना है कि वहाँ पर जितने भी मेमोरीज सेव हुई हैं उसको स्टोर बोलेंगे। और जो भी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते रहते हैं, चीज़ें होते रहती हैं, चीज़ें देखते हैं हम, तो इन्फॉर्मेशन आप अपनी आँखों के थ्रू उस कंप्यूटर में दे रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हम अपनी आँखों से देखते हैं, चाहे आपने रियल लाइफ में, मान लीजिए अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो वीडियो में फ़ोन से सुन रहे हैं, तो फ़ोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही हमारे माइंड में स्टोर होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ोन के बारे में भी किसी ने बताया है, या आपको पहली बार जब फ़ोन मिला था तब उसके बारे में चीज़ें बताई गई थी। तो कहीं ना कहीं चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले हमारे माइंड में स्टोर होती हैं। तो उससे रिलेट करके देखा जाता है कि अभी हाँ, आप मोबाइल से सुन रहे हैं तो वो पिछले मोबाइल वाले इन्फॉर्मेशन और अभी वाली इन्फॉर्मेशन वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, डेटा प्रोसेस होता है और उसके बाद आउटपुट मिलता है, यानी कि रिट्राइव होता है कि आप अपना एक जजमेंट बनाते हैं अपने माइंड में कि अच्छा ये वीडियो हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड है और इस वीडियो को हम लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं। तो इनपुट प्रोसेस करना, उसके बाद डेटा लेके और आउटपुट देना। तो ये सेम तरीका कंप्यूटर भी फॉलो करता है, इसलिए हमारा माइंड भी इस तरीके से काम कर रहा है, तो हमारा माइंड भी एक तरीके से कंप्यूटर हो गया। ये बात थी। अब इस साइकोलॉजी में की फोकस एरियाज़ क्या हैं? परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग, लैंग्वेज। परसेप्शन यानी कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं और समझते हैं। सिंपल नज़रिया कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें अच्छी आपको लगती हैं, कुछ नहीं लगती हैं। कि अगर किसी ने आपकी तारीफ़ की तो अच्छी बात है, तो आपका परसेप्शन तारीफ़ को लेकर अच्छा है। किसी ने बुराई की तो तारीफ़ को नहीं, किसी ने बुराई की तो उस बुराई को लेकर आपका परसेप्शन नेगेटिव है कि आपको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। अटेंशन कि हमारी फोकस कहाँ लगती है और डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज होते हैं। कि आपको कहा गया है कि अभी आपको ये वीडियो सुनना है या किताबें पढ़नी है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, तो आप कितने ध्यान से
इस वीडियो को सुन रहे हैं कि आपका माइंड यहीं पर है कि आप माइंड में कुछ और ही ख्यालों में खो गए हैं, तो अटेंशन ध्यान रखिए कि अटेंशन आपका यहीं पर हो, कहीं और भटके ना डिस्ट्रैक्ट। फिर आती है मेमोरी मतलब याददाश्त, कि आज तक आपकी लाइफ में कितनी भी चीज़ें हुई हैं, आपको क्या क्या याद है, या फिर आपने अभी ये ऑडियो सुना तो आपको इस ऑडियो में की गई कौन सी बात याद रहती है, वो आपकी मेमोरी का पार्ट बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद है थिंकिंग एंड रीजनिंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस। कि आपकी लाइफ में कुछ एक प्रॉब्लम हुआ कि आपका मन नहीं है कॉलेज जाने का, और आपने इसको एज अ प्रॉब्लम लिया कि हाँ कॉलेज नहीं जाना है, तो क्या बहाने करें या फिर क्या करें। तो आपके पास एक प्रॉब्लम आई, कॉलेज नहीं जाना है, और आपने खुद उसका रीज़न ढूंढा कि क्यों नहीं जाना है, यानी कि सल्यूशन ढूंढने में आप लग गए हैं कि क्या कहेंगे घर वालों को कि कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर वहाँ नहीं जा रहे हैं तो कहाँ जाएं, क्या बोले घर पर। तो ये थिंकिंग एंड रीजनिंग का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल मुझे लगता है जिससे याद रहेगा ये टॉपिक। फिर आती है लैंग्वेज, यानी कि हम थॉट्स को शब्दों में कैसे बदलते हैं। अभी हम जो बातें कर रहे हैं यानी डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, तो हमारी कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी नहीं है ना इंग्लिश है, इट्स इंग्लिश। एक सेंटेंस में हिंदी के भी वर्ड्स हैं और इंग्लिश के भी वर्ड्स हैं, ये बातचीत में चलता है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे लिख के नहीं आना है, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखेंगे कि आपको पेपर मिला है तो आपने इंग्लिश में लिखा है या फिर प्रॉपर पूरा आंसर हिंदी में लिखा है, वहाँ पर हिंदी में इंग्लिश के शब्द नहीं डाल देने हैं। तो बस वही है कि आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं उसको आप लैंग्वेज के थ्रू, यानी कि इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर और भी कोई रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं, आप उनमें कैसे पिरोते हैं और लोगों को कैसे बताते हैं, बस। और इस क्षेत्र के यानी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के मेजर साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस क्षेत्र में काफ़ी रुचि रखते हैं। पहले हैं अल्रिक नेसर, जिनको फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है, और उन्होंने 1967 में इसको डिफ़ाइन किया था। फिर दूसरे हैं जीन पियागेट, एक तो जिन्होंने शुरुआत किया, फिर उसके बाद आगे इस साइकोलॉजी में अपना ध्यान या फिर अपनी स्टडीज़ किन्होंने कंटिन्यू रखा मेजरली, उनके भी नाम हैं, 2 लोग हैं, जीन पियागेट और तीसरे हैं, मतलब टोटल 3 हुए ना, फादर, देन उसके बाद आगे के 2 फॉरवर्ड लोग जिन्होंने इस फिलोसफी नहीं साइकोलॉजी में आगे अपना काम किया, कंटिन्यू किया इस क्षेत्र में पढ़ना। कौन है? नोअम कॉम्स्की। तो जीन पियागेट ने क्या कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस दिए कि चाहे इनका माइंड कैसे ग्रो करता है, कि बच्चे से माइंड एडल्ट में कैसे, इन पूरे फेज़ में कैसे वो डेवलप होता है, ये उन्होंने बताया। फिर नोअम कॉम्स्की ने बताया कि लैंग्वेज लर्निंग के रूल्स एक्सप्लेन किए जो बिहेवियरिज्म को चैलेंज करते थे। तो मेन बातें हमने सीखी कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये ह्यूमन माइंड एक पैसिव लर्नर नहीं है। हमारा माइंड दुनिया की चीज़ों को एक्टिवली सीखता है और अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में पहले से अवेलेबल है उसका यूज़ करके, और चाहे तो उससे नए आइडियाज़ भी क्रिएट करता है। इसलिए हम नई चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सीखने के लिए तैयार रहता है।